जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैं कक्षा 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर एनसीईआरटी के तहत आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। तो आप सभी इस वीडियो को सुने और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं। जी हाँ, आइए ज्यादा विलंब न करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। जी हाँ, ईंटे का मतलब होता है जो वहाँ सड़कें, मकान बने थे, उन ईंटों से कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। मनके जिससे आभूषण बनाए जाते थे, माले बनाए जाते थे और उसको धारण करते थे। और मोहरें भी मिली हैं और साथ में अस्थियां यानी नरकंकाल जो मिले हैं उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं और इसे अन्य कई नामों से क्यों जानते हैं, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम इसके जो अवशेष हैं यानी तथ्य हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं, जो कि यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं और इसे सिंधु सभ्यता के नाम पे भी जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका कारण यह है कि ज्यादातर इसके जो नगर हैं, जो इसके स्थल हैं, वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। जी हाँ, इसे एक और नाम से जाना जाता है, प्रथम नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण भी इसे कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम नगरों की पहचान या नगरों का साक्ष्य इसी संस्कृति से प्राप्त होता है, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं। जी हाँ, कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी और सरस्वती नदी के भी किनारे इसके स्थल पाए गए हैं। तो जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, अगले प्रश्न की हम बात कर लें कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो जी हाँ, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो और अन्य पुरा स्थलों की खोज किसके नेतृत्व में की जा रही थी, तो उस समय के जो इंजीनियर थे वो हैं जॉन मार्शल। जी हाँ, पूरी दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कब पता चला, तो इसका उत्तर होगा 1924 ईस्वी में। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कई सारे तथ्य नजर आते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं, हड़प्पा वासियों का व्यापार किनके साथ हुआ, इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता वासियों का व्यापार मिस्र, सुमेरियन, यूनानी एवं मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका व्यापार हुआ था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा वासी खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी के लिए ये कई जगह नौकीले औजारों से जमीन को खोद कर भी बीज डालते थे और कई जगह हलों के द्वारा भी खेती करते थे। काली बंगा एक राजस्थान में स्थान है, वहां से
हालों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जोते हुए खेत वहां पे मिले हैं। जी हाँ, इसके अलावा जो है खेती के अंतर्गत जौ, चना, मटर, सफेद मटर, चना और दालें पाई गई हैं, चावल भी पाए गए हैं। तो इसके जो है ये खेती करते थे। जी हाँ, अगले प्रश्न की बात कर लूं, शिल्पकारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा हड़प्पा बासी कताई बुनाई भी किया करते थे और कपास की भी उपज करते थे। कई जगह बहुत कम मात्रा में रेशम का भी उत्पादन का ये चिन्ह प्राप्त हुआ है, लेकिन ज्यादातर कपास से ही ये कताई बुनाई के काम करते थे। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा हड़प्पा के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार के काम करते थे। इनका जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। उसमें थे पुजारी वर्ग, जो कि पूजा अनुष्ठान का काम करते थे, और सैनिक वर्ग या शासक वर्ग, जो कि शासन प्रशासन का कार्य देखते थे, है ना। इसे योद्धा वर्ग के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगला था व्यापारी वर्ग। जी हाँ, जो व्यापार सामानों को इधर से उधर खरीदते बेचते थे, ले जाते थे, ऐसे लोगों को व्यापारी वर्ग के श्रेणी में रखा गया है। और चौथा मजदूर वर्ग। जी हाँ, जो मजदूरी का काम करते थे, तो ऐसे लोगों को मजदूर वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, ये जो है पशु पालन भी किया करते थे और शिकार भी किया करते थे, खेती भी किया करते थे और फलों का भी प्रयोग किया करते थे। जी हाँ, और मनोरंजन के लिए पासे, शतरंज जैसे चीजों का इस्तेमाल करते थे। हम शतरंज तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन इस तरीके की बात थी। और खेती बाड़ी के लिए जो है बैल नामा एक आकृति है, यानी इससे ये पता चलता है कि बैल वैसे वो खेती करते थे, लेकिन हम पूर्णतः उसे बैल नहीं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कैनोनिक बोलते हैं। और ये जो है इस प्रकार के जो चिन्ह पाए गए हैं। हालांकि जिस बैल की आकृति वहां पर दिखाई गई है, अब उस प्रकार के बैल नहीं पाए जाते। हो सकता है समय के साथ इसमें परिवर्तन हो गया है। और अगला जो क्वेश्चन होगा, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जी हाँ, धार्मिक के अंतर्गत ये मातृ देवी की पूजा करते थे। जी हाँ, सभंगना अत्रे और नीलकंठ शास्त्री के साक्ष्यों के द्वारा जो बताया गया है कि ज्यादातर ये कुमारी लड़कियों की पूजा करते थे, क्योंकि इनके वक्ष स्थल बहुत छोटे दिखाई पड़े हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो कुमारी लड़कियां होती थी, उन्हें मातृ देवी के रूप में ये पूजा करते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो से एक शिव जैसे योगी की भी तस्वीर प्राप्त हुई है, जिससे हो सकता है शिव जैसे किसी ये देवता की पूजा करते रहे होंगे। पीपल वृक्ष की भी ये पूजा करते रहे हैं और नाग देवता की भी पूजा किया करते थे। और जब कोई भी इंसान मर जाता था तो लाशों को जो है ये जलाते भी थे और दफनाते भी थे। जी हाँ, कई जगह ये भी देखा गया है कि लाश को पूरी तरह से जो है कब्र में डाल करके दफनाते थे। कई जगह उनके अंगों को छोटे छोटे हिस्सों में काट करके मिट्टी के घड़े में भी दफनाए जाते थे। और इसके अलावा जो है इनके साथ जो है कुत्ते हो गए या इनकी दास दासियां हो गई या अन्य खाने पीने की भी चीजें पाई गई हैं। संभवतः इसके पीछे इनकी ये मान्यता रही होगी कि स्वामी को मरने के बाद भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रही होगी। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये तंत्र मंत्र और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी विश्वास करते रहे हैं। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा
सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जी हाँ, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जो है चीजों का जो उत्पादन करते थे वो इधर से उधर व्यापार करते थे। मिस्र के साथ, यूनान के साथ, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ करते थे। आवागमन के लिए ये नाव का और बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते थे। जी हाँ, ज्यादातर इनके व्यापार नदियों के रास्ते होता था और कई सारे बंदरगाह हैं, जैसे लोथल जो कि गुजरात में है एक बंदरगाह है, और चाहंदड़ो, सुरकोतड़ा, ऐसे कई जगह स्थान पाए गए हैं जहां से इनके व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। तो जी हाँ, प्रमुख जो इसके स्थल हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुरी, दाइमाबाद, इनामगांव, मांडा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी और बनमाली, चाहंदड़ो। तो इस प्रकार से कई सारे इनके प्रमुख स्थल रहे हैं। कालीबंगन, तो आप इसे समझ करके अच्छे से लिख सकते हैं। जी हाँ, अगला जो इसका जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हमें क्या दिया है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रथम बार नगरों का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में उन्होंने बताया। कृषि व्यवस्था के बारे में भी हमें उन्होंने बताया और इसके अलावा किस प्रकार से समाज को चलाना चाहिए ये पता चला है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई हैं, स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इसका प्रमुख कारण रहा है कि हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि कुछ विद्वान इसे बोलते हैं ये चित्रात्मक है और इस वजह से जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं वो अन्य स्रोतों से मिलते हैं। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो जी हाँ, पहला है खुदाई के दौरान जो हमें मृत भांड मिले हैं, जो हमें अवशेष मिले हैं, उससे हम अनुमान लगा लेते हैं। और दूसरा कि मेसोपोटामिया या अन्य सभ्यताओं के साथ जो इनका व्यापार रहा है, उनकी लिपि चूंकि पढ़ी जा चुकी है, तो उनके अनुसार भी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र या उत्खनन के द्वारा जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। जी हाँ, जो अगला जो इसका प्रश्न है कि हड़प्पा की नगर योजना से आप क्या समझते हैं? तो जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही अद्वितीय है और आधुनिक समय में जिस तरीके से शहर बसाए जाते हैं लगभग उसी अनुसार इनके घर बनाए गए थे। जी हाँ, इनके घरों में पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों का प्रयोग किया गया था और गोल पिलरदार एक मंजिला और दो मंजिला दोनों प्रकार की इमारतें पाई गई हैं। प्रत्येक घर में लगभग कुएं भी पाए गए हैं। पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। एक छोटी नाली थी, फिर उससे बड़ी नाली थी, फिर एक नाला था। इस तरीके से छोटी सड़क थी, फिर बड़ी सड़क थी, फिर एक बहुत बड़ा जो है रोड था, है ना। तो इस प्रकार से ये मुरमदार मिट्टी से जो है सड़कें बनाया करते थे। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इनके घर के द्वार होते थे वो सड़क के दूसरे साइड खुलते थे, यानी सड़क साइड नहीं खुलते थे। संभवतः इनके पीछे इनकी एक पर्दा प्रथा रही होगी, इनके बहन बेटियों को या इनके गोपनीय चीजों को कोई हस्तक्षेप न कर सके, न देख सके। यही कारण है कि ये सड़क के दूसरे साइड अपने घरों का गेट यानी दरवाजा रखते थे और सभी मकान समकोणीय व्यवस्था में रहते थे, एक दूसरे को समकोण
डिजाइन से काटते थे। आपके किताब में चित्र है, आप चित्रों का इस्तेमाल करके इसे समझ सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग तीर्थ त्योहारों पर जो है एक जगह कैसे इकट्ठा होते थे? तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा कि इनका मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। संभवतः तीर्थ त्योहारों के अवसर पर ये लोग एक साथ वहां पर नहाते होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्नानागार है और चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और ये संभवतः किसी उत्सव के समय या किसी त्योहार के समय सब लोग मिलजुल करके इकट्ठा होकर के जो है अपना त्योहार मनाते होंगे, स्नान करते होंगे। और यहीं पर ये भी बताता चलूं कि मोहनजोदड़ो में ही एक विशाल अन्नागार भी पाया गया है, यानी अन्न भंडारण पाया गया है। संभवतः ये जब ज्यादा मात्रा में अन्न या अनाज बच जाते होंगे तो ये इकट्ठा भी किया करते होंगे, या जो उस समय का कोई शासक रहता होगा तो कर के रूप में कुछ से लेता होगा और अकाल के समय या भूखमरी के समय वो काम आ सके, इसलिए यहाँ पे अन्न भंडारण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, अब इसका अंतिम जो प्रश्न है, हालांकि प्रश्न बहुत हैं लेकिन ज्यादा हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी पर फोकस करना चाहेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, यानी विनाश के क्या कारण थे? कहने का मतलब कि इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण हुआ कि यह सभ्यता खत्म हो गई? तो जी हाँ, इसके लिए कई कारण बताए जाते हैं। विनाश के, पतन के कई कारण हैं इसके। पहला बताते हैं अकाल। संभवतः कभी अकाल पड़ गया और यह सभ्यता खत्म हो गई, है ना। दूसरा है भूखमरी। संभवतः भूखमरी से लोग खत्म हो गए। फिर आता है जलवायु परिवर्तन। संभवतः जलवायु परिवर्तन हुआ और यहाँ के लोग विलीन हो गए। और एक कारण और ये बताया जाता है कि बाढ़, संभवतः सिंधु नदी में बाढ़ आई और बाढ़ से जो यहाँ के लोग हैं वो खत्म हो गए। और इसके अलावा बताया जाता है कि महामारी, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आई हो जिसके वजह से लोग खत्म हो गए हैं। और एक कारण बताते हैं विदेशियों का आक्रमण। यह कई विद्वानों ने बताया है कि संभवतः आर्य लोग आए या बाहर की कुछ ऐसी शक्तियां आई जो इनसे उत्कृष्ट कला में थी, उनके पास अच्छे औजार थे, जिसके वजह से विदेशी शक्तियों ने इन पर आक्रमण कर दिया और ये यहाँ के लोग खत्म हो गए। क्योंकि कई जगह जो है हजारों की संख्या में एक साल नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इससे विद्वान मानते हैं कि बाहरी लोगों ने आक्रमण करके यहाँ के लोगों को खत्म कर दिया और यह सभ्यता खत्म हो गई। जी हाँ, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताइए। तो जी हाँ, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो ईसा पूर्व 2600 से लेके ईसा पूर्व 1900 का काल बताया जाता है कि इस समय हड़प्पा सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष तक थी। यानी कुल मिलाकर के इसी समय हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल पूर्णतः विकास हो रहा था। तो कालक्रम ईसा पूर्व 2600 से लेके ईसा पूर्व 1900 तक माना गया है। जी हाँ, अब बात आई है ईसा पूर्व और ईसवी। ज्यादातर हमारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है। तो देखिए, समय शुरू होने से जो पहले का काल होता है वो होता है ईसा पूर्व, और समय शुरू होने के बाद का जो काल होता है वो ईसवी के अंतर्गत लिया जाता है। ईसा मसीह के जन्म से हम समय की शुरुआत मानते हैं, तो इसलिए समय के शुरू जब से माना जाता है तो उसके पहले का काल ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल ईसवी के अंतर्गत हम मानते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह जानकारी अत्यंत अच्छी लगी होगी और आप इन जानकारियों का प्रयोग करते हुए साथ में आपके सिलेबस में
आपके पाठ्यक्रम में जो एनसीईआरटी की किताब लगी है उसका इस्तेमाल करते हुए परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और हम कमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए आने वाले समय में और भी अच्छे कंटेंट्स लेकर के आए। जी हाँ, धन्यवाद। संतोष कुमार द्विवेदी, विद्यार्थियों के लिए।